कैसा है मेरा दीवाना, जाने कैसा है मेरा दीवाना। कभी अपनों सा लगे कभी बेगाना, बड़ी भोली हो ये भी ना जाना, बड़ी भोली हो ये भी ना जाना। कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना, जाने कैसा है मेरा दीवाना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आप अभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे या आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो सीटेट की हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए। और मेरा आने का उद्देश्य ये था चैनल पर कि आपने इस चैनल से भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी और मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि चिंतन लेवल की थिंकिंग लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, जैसा कि सीटेट ने पहले भी बता दिया था। और उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एकदम स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर आप रट करके चाहते हैं कि पास हो जाएं, तो संभवतः ये अब आसान नहीं रहा है कि केवल रट करके सीटेट निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, प्योर थिंकिंग लेवल का है कि कंसेप्ट अगर आपको आता है और उस पर आपको थिंकिंग करने आता है तो आपका बेहतर होगा, रिजल्ट भी बेहतर आएगा और नॉर्मलाइजेशन जो है वो भी होगा, चूँकि उसके वेबसाइट पर, सीटेट के वेबसाइट पर ये बातें लिखी हुई है। तो अगर किसी का कम भी आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा और जिसका बहुत अधिक आ रहा है उसका थोड़ा सा डाउन हो सकता है। इसीलिए घबराएं नहीं, प्योर थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है और मैं ये दावे के साथ ये कह रहा हूँ। और आप हमारे स्टूडेंट अगर ऑफलाइन बैच के हैं, अगर आप हमसे दरभंगा में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हम स्टार्टिंग से ही जब से पढ़ाना शुरू किए सीटेट का, तब से ही हालांकि ये बात बोलते हैं और इस बार भी ये बात हम रिपीट किए हैं कि रटिए मत और अपनी शिक्षा को जो सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में है इसको 95% तक रटन प्रणाली से मुक्त कर दिए हैं। रटने की बातें कभी हम करते ही नहीं हैं, प्योर कंसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि चीज़ें जब एक बार समझ में आने लगती है तो फिर बेहतर और आसान हो जाता है, जो कि इस बार सीटेट के एग्ज़ाम में उसी तरह के पूछे जा रहे हैं। तो आप घबराएं नहीं, आप जो पढ़े हैं वो बेहतर पढ़े हैं और ज़बरदस्त तरीके से पढ़े हैं। बस उसी चीज़ों का मंथन कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, गंभीर बनिए और एकदम पेशेंस बना करके आप एग्ज़ाम दें। बेशक आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा और गया है, हमारे स्टूडेंट सबका कॉल आया है। अगर परसेंटेज की बात करें ना तो 95% से एभव का कॉल जो आया है, उनका ये मानना है कि सर मेरा रिजल्ट बेहतर होगा, पास ही हम नहीं कर रहे हैं, मेरा रिजल्ट बेहतर होगा सर। चूँकि इस तरह से उन्हें दिया गया था और ये कॉन्फिडेंस हम जगाने का प्रयास शुरू से ही करते हैं, इसलिए आज भी ये कहने में ज़रा सा भी नहीं हिचकते हैं, क्योंकि इस तरह का चीज़ें दिए हैं आपको और आप ऑफलाइन के हैं तो इस चीज़ को आप जान रहे होंगे और आप बेशक अच्छे से आपका एग्ज़ाम जा रहा होगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर के आए हैं, थोड़ा सा आपको ये दिखाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो घबराएं नहीं, चीज़ें वही है, पुरानी चीज़ ही है, बस उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, नया होता है ना कि क्रिएटिव बना दिया गया, रचना मतलब निर्माण अलग तरह से किया गया है। चीज़ें वही पुरानी है, वही पुराना ज्ञान वही है, पूर्व ज्ञान को ही आपके सामने परोसा जा रहा है, बस चेहरा बदल दिया है, तरीका बदल दिया है पूछने का। चीज़ें वही है, बस आपको पहचानना है कि क्या वही चीज़ें हैं और बेशक आप पहचान जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ था। और ये शायद 6 to 8 का क्वेश्चन है, शायद मुझे लग रहा है। जो भी क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का कौशल या उत्पाद कौशल में सम्मिलित है। उत्पाद कौशल की बात हो रहा है, अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात हो रहा है। तो ये बेशक हिंदी का क्वेश्चन है या संस्कृत का क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये जो
भाषा कौशल जो है, जो 4 तरह के होते हैं, सुबो पली जिसको जानते हैं, ये हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है, तो दोनों जगह सेम है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हालांकि मेरे पास इसका ऑप्शन नहीं है। तो भाषा उत्पाद कौशल, उत्पाद मतलब क्या होता है? जो अपने से बाहर जाएगा, जो खुद से बाहर निकल जाएगा। तो बाहर क्या निकलेगा? तो पहले समझिए, भाषा कौशल 4 तरह के होते हैं। सुबोपली, सुबोपली, सु मतलब होता है सुनना। तो सुनते हैं तो चीजें अंदर आती है, सुनते हैं तो चीजें अंदर आती है, तो इसको बोलते हैं ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहण करने वाला कौशल। सुबो बोलना, इसी को संस्कृत में बोलते हैं संभाषणम, संभाषणम बोलते हैं। तो बोलते हैं तो चीजें हमसे निकल जाती है, हमसे दूर जाती है, ये होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पाद कौशलेशु बोलते हैं संस्कृत में, जो अपने से निकल जाती है। सुबो, सुबो हो गया। अब प मतलब पढ़ना, पढ़ते हैं तो चीजें अंदर आती है, अंदर आती है मतलब ग्रहणात्मक कौशल, तो ये उसमें आ जाएगा। अली मतलब लिखना, लिखना एक तरह की बातचीत है, तो ये हमसे दूर जाती है, तो ये अभिव्यक्तात्मक कौशल में चला जाएगा। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आया होता, तो बेशक आप बना लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? जीन पियाजे से रिलेटेड है। एक बात और बता देते हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और बायगोत्स्की और स्किनर और बेंड्यूरा, इस सबसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। 6-6, 7-7 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, तो आप इसको अवश्य पढ़ करके जाएं। और ईवीएस की थोड़ी सी मैं बात करूं तो मैप का जो है वो भी पढ़ लें, और निकटवर्ती राज्य जो है वो भी पढ़ लें, किन से होकर कर्क रेखाएं गुजरती है, जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्य से होकर के गुजरती है, वो एक बार जरूर पढ़ लें। ईवीएस में डायरेक्शन वाला जो सवाल है वो आ रहा है, और वो जो औसत चाल है, कुल दूरी बटा कुल दूरी में तय करने में लगा समय, ये पूछ रहा है। पहले भी पूछता था, अभी भी पूछ रहा है। थोड़ा ईवीएस घुमा रहा है, मतलब घुमाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब सिलेबस से थोड़ा हट के भी क्वेश्चन आ रहा है। सभी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में नहीं है, 3री, 4थी और 5वीं कक्षा में सभी बातें नहीं मिलेंगी, कुछ बातें बाहर से भी आ रहा है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल रखें और पढ़ें। तो इसका ऑप्शन है पियाजे का कि विषय वस्तु को अमूर्त मूर्त के क्रम में प्रस्तुत करेगी, कि विषय वस्तु को अमूर्त और मूर्त रूप में प्रस्तुत करना। तो अमूर्त से मूर्त के रूप में प्रस्तुत करना स्टार्टिंग के लेवल में अच्छा नहीं माना जाता है, मूर्त रूप में पहले, अमूर्त में बाद में, तो ये उतना बेहतर नहीं माना जाएगा। दूसरा है पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चे की उम्र को ध्यान रखेगी। ये बात सही है कि अगर आप पाठ्यक्रम सिलेबस का डिजाइन कर रहे हैं तो बच्चों के उम्र, उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि उसके लेवल से अगर आप ऊपर पूछ देते हैं तो क्योंकि उसका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना बेहतर स्टार्टिंग में नहीं हुआ रहता है। अब पियाजे का मानना है कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का अभाव पाया जाता है। तो सिलेबस डिजाइन करते समय इस बात को ध्यान रखना होगा, कॉग्निटिव लेवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उस ध्यान में रख करके अगर चीजें लिखते हैं तो बच्चे को बेहतर समझ में आएगी, तो ये ठीक है। तीसरा, विषय वस्तु को रट कर, तो रटंत प्रणाली वाला कहीं पर दिखे ना, पहले बैकआउट करें, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। चौथा, इनाम या दंड को अधिकार के लिए अति महत्वपूर्ण मानेगी। ये अति महत्वपूर्ण, इनाम और दंड देना ना, ये बेहतर नहीं है, ये अधिगम को कमजोर कर देता है। तो आंसर 2 ही हो जाएगा। अब फिर और क्वेश्चन है, देखिए ना, क्वेश्चन देखिए, समझते चलिए, भागिए नहीं, आखिरी तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब पक्का दोस्त कर दीजिएगा। अगला है, देखिए कितना चिंतन लेवल वाला क्वेश्चन, देखिए ना, कि आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी। आगे है, यह प्रश्न विद्यार्थी में ... चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह ... देने का मौका देता है। तुम प्योर है ना, चिंतन लेवल वाला, खोजिए कौन किताब में है लिखा हुआ, नहीं मिलेगा भाई, प्योर चिंतन लेवल का, आपको दिए हैं इस तरह की बातें, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। ऑप्शन समझिए, पहला है अभिसारी, कॉमा अनेक संभावित उत्तर। तो अभिसारी वाला नहीं होगा, अभिसारी में लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड वाला आंसर नहीं होगा भाई, समझ रहे हैं ना। अभिसारी पढ़ा इसी चैनल पर, इसीलिए गहराई में नहीं जा रहे हैं। अभिसारी वाला कोनो केस में आंसर नहीं लीजिएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन में। दूसरा, अपसारी,
कॉमा केवल एक सही उत्तर, तो पहला अपसारी तो सही है, अगले खाली स्थान में एक बोल रहा है, केवल एक सही उत्तर के लिए नहीं करती थी, गलत है। तीसरा है अपसारी कॉमा अनेक संभावित उत्तर, तो ये सही है कि अपसारी चिंतन भी होना चाहिए और अनेक तरह के संभावित उत्तर देने का बच्चों को मौका देना चाहिए, बेशक दोस्त यह बेहतरीन है। चौथा अपसारी केवल एक उत्तर, तो ये तो अपसारी तो ठीक है लेकिन केवल एक उत्तर नहीं होगा, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक और है कि समाजीकरण से क्वेश्चन है, सुनिए कि प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था है, प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था है, पहला है बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो ये तो समझ में आपको भी आ गया और सब किसी को इसको सब बना के आएगा। प्रारंभिक समाजीकरण का स्टार्टिंग होता है शैशवावस्था से, जन्म से होता है और यह अनुकरण पर आधारित होता है। समाजीकरण सबसे उच्च अपनी चरम सीमा पे कब रहता है? तो वो होता है किशोरावस्था में। तो ये थे क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन दोस्त अभी आ रहे हैं, तो हम तो बता रहे हैं ना सब वैसे ही है, समझ में आ रहा है, सब पुराने की तरह ही है, बस चीज़ें बदल करके आपके सामने नई आई है या नई तरीके से आई है। जैसे और देखिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक डॉट डॉट कुछ क्वेश्चन और आगे और भी है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब पहला ऑप्शन है बालकों से स्वयं तर्क और चिंता की अपेक्षा, तो बालक अगर स्वयं तर्क कर रहा है तो बेहतर है, चिंता लगा करके बेहतर नहीं किया, इसको हटाइए। दूसरा है व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका, ये बेहतरीन है कि बच्चों का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए, अधिगम सीखने की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका, अहम भूमिका, सेंटर बालक होना चाहिए, दोस्त बेहतरीन है ये। तीसरा कक्षा के बाहर के अनुभव में असंगत, ये जो असंगत लगा दिया ना यही खराबी कर दिया है, कक्षा के बाहरी ज्ञान किताबी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना सही है, ये असंगत कर दिया है इसीलिए गलत हो गया, ये नहीं होगा। चौथा है शिक्षक का निर्देशन का आधिपत्य, शिक्षक का ही सब कुछ होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। अब क्वेश्चन है बाल केंद्रित, यहां पर बालक को ही ऊंचा स्थान रखा गया, तो ये गलत है। एक और क्वेश्चन है दोस्त सुनिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी के एग्जाम में, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कभी आंसर रिपीट, कभी ऑप्शन को रिपीट करके पूछा है, कभी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा है। समझिए क्वेश्चन है कि लिंग भेद को दूर करने में शिक्षक की भूमिका, पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़िबद्धता में लचीलापन, ये एकदम सही बात है कि एक शिक्षक है वो जेंडर रूढ़िबद्धता में तो क्या होता है कि परंपरागत बातों को बिना तर्क का बेफजूल, दादा माने थे परदादा माने थे हम मानते आ रहे हैं, लॉजिकली गलत है, सही नहीं है, तो वही होता है रूढ़िबद्ध बात। तो ये क्या बोल रहा है कि जेंडर लचीलापन दे देंगे, लचीलापन बेहतरीन होता है दोस्त, तो लचीलापन दिखे ना वही सही होगा कि उस चीज को नहीं, गलत होता है, सही होता है, लचीलापन रखेंगे उस तरह का, मतलब क्या बोलते कि गैर परंपरागत में रखेंगे, समझ में आ रहा है, या बोलेंगे गैर रूढ़िबद्धता में रखेंगे तो सही है, तो पहला बात सही है। दूसरा जेंडर आधारित आसन, बैठने के लिए जेंडर आधारित, लड़का उधर जाओ और लड़की इधर जाओ, ये गलत है जाएगा। और तीसरा जेंडर अनुवृत्ति भूमिका, ये तो खुदे बता रहे हैं कि जेंडर को पालन करे, गलत है। जेंडर प्रारूप प्रतिरूपण, ये जेंडर को बढ़ावा दे रहा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला होगा। जैसे देखिए ना और कौन सा है, तो इसी तरह के और क्वेश्चन तो हालांकि दोस्त बहुत है, लेकिन जैसे एक प्रभावी शिक्षक या दिव्यांगता चुनौती, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो पूरा क्वेश्चन अपने पास जो है थोड़ा सा हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है कि दिव्यांग विद्यार्थी का समावेशन कक्षा में कैसे करना चाहिए। ऑप्शन इसका समझिए कि दिव्यांग विद्यार्थी है कक्षा में समावेशन कैसे करना चाहिए, तो भैया इसका अन्य विद्यार्थियों के साथ ही बैठाना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन इसका नहीं है, लेकिन इसी तरह की बात है कि दिव्यांग विद्यार्थी सबको साथ बैठाइए, क्योंकि अपनी कक्षा क्या है, समावेशी कक्षा है, सबको एक साथ पढ़ाएंगे, एक साथ सिखाएंगे, एक छत के नीचे एक नजरिया से देखेंगे, तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए किस तरह क्वेश्चन क्या क्या है वो समझिए। क्वेश्चन समावेशन से भी आया है, समायोजन से भी आया है, इस तरह से भी। तो समझिए समायोजन क्या होता है कि जब भी बच्चा कुछ नया क्रिया करता है तो पुराने ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है, उपयोग नहीं करता है, तो वो हो जाता है क्या? समायोजन। एक होता है समावेशन, इसमें क्या होता है कि नए ज्ञान में बदलाव करते हैं, अभी अभी सीखे तुरंत बदलाव कर दिए, ज्ञान का संरचना के
के माध्यम से एक कुछ और निर्माण कर दिए, तो वो किस में जाएगा, समावेशन में। एक आत्मसातीकरण भी होता है कि पूर्व ज्ञान का, पुराने ज्ञान का सहारा लेकर बच्चा नया क्रिया करेगा तो आत्मसातीकरण कहलाएगा। अनुकूलन भी होता है कि बच्चा परिस्थिति के अनुसार अपने आप ढल जाता है, ढलने की जरूरत नहीं होती है, ये जन्मजात बच्चे में होता है, बैगोत्स्की बोलते हैं, पियाजे के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला थोड़ा सा ईवीएस की भी बात करते हैं कि कन्नौज जिला कहाँ स्थित है, ये पूछा गया ईवीएस में। उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्त, ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में झूम की खेती, तो झूम की खेती तो आप जानबे करते हैं कि मिजोरम में होती है, ये झारखंड पूछा तो झारखंड से रिलेटेड बात करेंगे, है ना। उत्तर पूर्वी एरिया में होता है स्थानांतरण खेती, और झूम की खेती को स्थानांतरण कृषि या खेती भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो तो एक बार जो फसल उपजाते हैं तो 2-4 साल तक फसल को, मतलब जमीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ वर्ष तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, और उसको, उसमें जो पतवार जो घास सब उग जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उखाड़ते नहीं है, काटते हैं, और वहीं पर क्या करते हैं, जला देते हैं, हल्की जुताई करते हैं, ज़्यादा गहरी वाली नहीं करते हैं। तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि असम का घर, तो असम वाला भी जरूर पढ़ लीजिएगा, असम से रिलेटेड ईवीएस में। अगला है एक टीन धान, ऐसा लिखा हुआ है, हालांकि 1 टीन जमीन होता है, ये ईवीएस में है लिखा हुआ कि 1 टीन, उसमें बीज दे दीजिए, जितना बोइएगा ना, जितना तक बो सकते हैं वो सारे जमीन को 1 टीन जमीन कहते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। अगला है बाघ के बारे में कि मूंछें संवेदनशील होती है, कान चारों दिशाओं में घूमती है, तो बाघ के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सब पढ़ लीजिएगा दोस्त, ये सब आता है, रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर के अनुसार जिससे माता पिता को गर्व हो, गर्व वाली बात होता है, तो ये गुड बॉय गुड गर्ल परंपरागत होता है ना, परंपरागत का जो चरण पहला है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, यहाँ पे विशिष्ट की चाहत होती है, विशेष बनने की चाहत रहती है, तरह तरह के ख्वाब देखते हैं बच्चे इस उम्र में। उनके साथ अगर अच्छे से बातचीत किया तो वो आपको, आपका रिस्पेक्ट भी बेहतर करेगा, वो अच्छा बनने का प्रयास करता है। तो गुड बॉय गुड गर्ल इसी केस में आता है, तो वही वाला एक क्वेश्चन है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर और भी बोला कि पियाजे और कोहलबर के सिद्धांत में अंतर, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पे बल दिया था, जबकि वहीं पर कोहलबर्ग ने नैतिकता वाले पक्ष पर बल दिया था। तो ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा। और देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में, तो वो भी जीन पियाजे का पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया कि 5वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में राष्ट्रपति, वो नहीं है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, उसी से ठंडा उसी से गर्म, जो ये 5वीं कक्षा के ईवीएस में पढ़ाया गया है, तो उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। कभी कभी मतलब नामे पूछ दिया है चैप्टर का, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर अगला जैसे है, एगो है क्वेश्चन सामूहिक एकालाप, सामूहिक एकालाप यह किसने दिया था, ये पियाजे का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, सामूहिक एकालाप ये पियाजे का स्टेटमेंट है। फिर अगला है इस तरह का क्वेश्चन कि जैसे है संस्थागत लेखन में नहीं आता है, पहला ऑप्शन है समीक्षाएं, व्यक्तिगत विवरण, शोक संदेश और डायरी लेखन, तो शोक संदेश इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। और उसके बाद फिर है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक में, और ये तो अभी बताइए दिए। देखिए वो क्वेश्चन क्या आया है कि निम्न में से कौन सा अलग है। ए में है आटा गूंथना, दूसरा है तैरना, और तीसरा है कंघी करना, और चौथा है चाय बनाना। ये कौन सा अलग है वो चुनना है। तो देखिए इसको 2 सेंस में आप ले सकते हैं। जैसे पहला आटा गूंथना, तो आटा कहाँ गूंथा जाता है, तो घर में, तो पहला घर के लिए है। दूसरा तैरना, अरे घर में थोड़ी तैरा जाता है, पोखर तालाब ये सब तैरा, वहाँ तैरा जाता है, तो ये घर से बाहर निकल गया। तीसरा है कंघी करना, तो यो घरे में करते हैं। और चौथा है चाय बनाना, तो यो घरे में करते हैं। तो अलग कौन सा हुआ, तो तैरना हुआ। तो अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो तैरना आंसर होगा। एक और बता देते हैं एक और तरीका बता देते हैं, वो समझ लीजिए। निम्न में से कौन सा अलग है, तो आंसर इस पर बदल जाएगा। जैसे आटा गूंथना, तो आटा गूंथने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसमें पानी आ रहा है। दूसरा है तैरना, और तैरने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी आ गया तैरना में। दूसरा कंघी करना, तो कंघी करने के लिए पानी की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, एगो अलग कंघी हो गया। और चौथा है चाय बनाना, तो जनरली लोग चाय में भी पानी डालते हैं, इसमें भी पानी आ गया। तो अगर इस सेंस में सोचेंगे तो आंसर हो जाएगा कंघी करना। लेकिन जानते हैं ये उतना बेहतर मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, इसलिए
इसलिए नहीं हो सकता है कि चाय बनाने का मतलब ये नहीं होता कि पानी डालना, शुद्ध प्योर दूध से भी चाय बनता है। इसलिए बेहतर लॉजिक पहले वाला ही लगाइए कि आटा गूंथना घर में होता है, तैरना घर से बाहर होता है, कंघी करना घर में होता है और चाय बनाना भी घरे में होता है। तो अलग कौन सा हुआ? तो तैरना अलग हुआ। आई थिंक यही आंसर लिया जाएगा। तो इस तरह से भी बातें कुछ एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। घबराने की बात नहीं, एकदम पेशेंस बनाए रखें ना। आप जो पढ़े हैं ना वो बेहतर पढ़े हैं और चीज़ों को मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, बेशक अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अब बेहतर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट पूछना हो तो आपको मेरा मोबाइल नंबर, ये जो मोबाइल नंबर दिख रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे भी आप क्वेश्चन आंसर हमसे कर सकते हैं। और आप एग्ज़ाम बेहतर दीजिए और एक नए एनर्जी, नए उमंग के साथ एग्ज़ाम दीजिए। तो आप सबों को दोस्त एक साथ जो एग्ज़ाम दे दिए उनको भी बिलेटेड ऑल द बेस्ट, आपका भी रिजल्ट बेहतर हो। और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। आप ज़िंदगी में बेहतर करें, आपका एग्ज़ाम बेशक बेहतर एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम कैसा गया, आप हमसे अगर पढ़े हैं ऑफलाइन तो एक बार अवश्य हमसे जुड़े। हालांकि सब स्टूडेंट कॉल करके पूछ ही लेते हैं, सारा स्टूडेंट पूछ ही लेता है। एग्जाम तो अपने क्लास का एकदम बेहतर जा रहा है, उसमें नो डाउट। आप पूछ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट अगर जानते होंगे तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम अच्छा ही जा रहा है, बेशक अच्छा ही जाएगा। चलिए अच्छे से दीजिए एग्जाम। ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।